प्रिया राठौर आपके लिए आज लेकर आई हूं हमारा चैप्टर का लास्ट वाला लेक्चर जो कि है 1-1-11। ठीक है, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर्स हैं और मुझे लगता है आपको लास्ट जाते जाते लोड कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है उसका L11 पारितंत्र के कुछ घड़ियां, 2 घड़ियां, यानी कि लास्ट लेक्चर है तो बची हैं। और ये सारा हमारा चैप्टर फ्लो था। आज हम जो करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पुराने बोर्ड में आ चुके हैं, सीबीएसई हो चाहे कोई भी हो, यूपी हो, बिहार हो, वहां पे। और साथ में कुछ और 1-2 एक्स्ट्रा चीजें जो छूट जाती है कई बार, तो वो भी इनमें आ जाती है। तो अब तो आप भाई सब फ्री हो गए होंगे, छठ पूजा से भी फ्री हो गए होंगे। जो हमारे बिहार यूपी वाले जो बच्चे हैं वो छठ पूजा को भी बड़ा ही मानते हैं। तो भाई वो ठीका वीका बनाया है कि नहीं, हमारे लिए भी भेज दो। एक वो क्या होता है बंगला, वो शक्कर का बना हुआ है ना, बंगला, ठीकार, वो अलग अलग शेप में जो बनाते हैं सांचे से, सब खाए हुए मैम ने और सब बनाए हुए भी है। ठीक है, चलिए तो मैम के लिए भी भेज दिया करो भाई। अब है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है, ये क्वेश्चन है। और फर्स्ट वाला हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा समुद्री जल, प्राणी अस्थियां, शेल या जीवाश्म। 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा है हमने फास्फोरस चक्र, तो जल्दी से बता दो फटाफट से कि क्या है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार, कहां से फास्फोरस आपको मिलता है, या जो हम कहते हैं कि भंडारण कहां से होता है फास्फोरस का, वो क्या है। तो हमने पढ़ा था कि फास्फोरस जो है वो खाद्य श्रृंखला में या पारितंत्र में जो है वो किस जगह से आता है, तो हम कहते हैं कि वो आता है शेल से, है ना। शेल मीन्स रॉक से, चट्टानों से, रॉक से आता है। तो यही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट और सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किसी तालाब पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो एक से ज्यादा लेवल्स पे मिलेगा। समझे लेवल्स का मतलब क्या है भाई, स्तर पे, अलग अलग स्तर पे, मतलब वो हमें या तो शाकाहारी पे भी मिल रहा है ना, और वही जो है हमें उसके बाद वाले स्तर यानी मांसाहारी पे भी मिल रहा है ना, और हो सकता है उसके ऊपर वाले किसी लेवल या अपघटक पे भी मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लेवल्स हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग लेवल पर मिले, चाहे तो वो भाई खुद पोषक उत्पादक भी हो, उत्पादक हो, उसके बाद उपभोक्ता में भी आता हो। ऐसा कौन सा है जो अलग अलग लेवल्स पे हमें मिलता है, पादप प्लवक, मछलियां, जंतु प्लवक या मेंढक, जल्दी से बता दो। तो जब हम इसे देखते हैं तो देखो पादप प्लवक तो क्या है, प्लांट जो फोटो प्लैंक्टॉन्स हैं। ठीक है, फोटो प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली सनलाइट से फूड बनाते हैं। तो फोटो प्लैंक्टॉन्स तो आपको उत्पादक वाली श्रेणी में ही मिलेंगे, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ। उसके बाद अगर हम जंतु प्लवक देखें, यानी कि जो हमारे एनिमल प्लैंक्टॉन्स है, वो क्या करते हैं, वो इनको खाते हैं, लेकिन इससे ऊपर वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो ना तो मांसाहारी है और ना ही कुछ, वो सिर्फ इनको किसको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, या और सूक्ष्म जीवों को भी खाते हैं छोटे मोटे, लेकिन उससे ऊपर वाले लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। इसके बाद मेंढक, मेंढक तो सीधा कहाँ आ जाता है, मांसाहारी में आता है, ना तो वो यहाँ कहीं मिलेगा ना अपघटक में कहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम मछलियों की बात करें, है ना, शायद आपको पता है यानी मछलियां आपको काफी लेवल्स पे मिल जाएगी। देखो कुछ मछलियां ऐसी होती है जो शाकाहारी होती है, जो पेड़ पौधे ही खाती है। कुछ ऐसी होती है जो जंतु प्लवक यानी कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स और एनिमल प्लैंक्टन्स को भी खाती है, तो एक लेवल पे भी आती है। उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी मछलियां होती है जो छोटी मछलियों को खा जाती है, तो वो आ जाएंगी नेक्स्ट वाले लेवल पे, है ना, मांसाहारी पे समझ लो आप। और कुछ ऐसी और बड़ी मछलियां होती है जैसे शार्क वगैरह है, वो और बड़े लेवल पे आती है, सबसे बड़े वाले उपभोक्ता के अंदर आ जाएगी। और कुछ ऐसी मछलियां होती है जो किसी दूसरे पर परजीवी भी होती है। अगर आपने थोड़ी सी क्लास 11th की पढ़ी हो, एनाटॉमी और एनिमल किंगडम पढ़ा हो, तो वहां पे कई ऐसी फिशेस होती है जो दूसरों पे, दूसरी छोटी छोटी बड़ी शार्क पे चिपक के जो है क्या करती है, अपना भोजन ग्रहण करती है ना। जो साइक्लोस्टोमेटा की अलग बात है, उसकी बात नहीं करी मैं, फिशेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी भी होती है। और कुछ मछलियां ऐसी होती है जो अपघटनकारी भी होती है,
होती है। कई बार आपने सुना हो कुछ एक्वेरियम में है ना वो ब्लैक फिशेस रखी जाती है, वो कहते हैं कि ये गंदगी को साफ करती है, ये अपघटन डीकम्पोजर्स होती है। तो मछलियां ऐसी है जो आपको अलग अलग लेवल्स पे मिल सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या है, बी वाला मछलियां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उल्टा, सीधा, अनियमित आकार का या रेखीय। ऊर्जा का पिरामिड अगर हम तालाब में बात करें तो कैसा होगा? भाई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपनी किडनी यूज कर लोगे तो काम हो जाएगा। कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा ऑलवेज हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, यानी कि इरेक्ट होता है। ये बात हम पहले ही रटवा चुके हैं। तो इसमें ये तालाब देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, अच्छा इतनी एनर्जी और फिर इसके ऊपर जाएगी। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एनर्जी का कोई भी पिरामिड हो वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, यानी कि इरेक्ट होगा। तो बी वाला जो आंसर है हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट बात अगर हम करें कि निम्न में से कौन सा मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र है ना, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। ये भी हमने बात की है। देखो कई बार हम चीजों को पढ़ लेते हैं और उसको ऐवे ही जाने देते हैं और फिर वो हमें दुखदाई हो जाती है ना। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि पारितंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसमें से आर्टिफिशियल कौन से हैं और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। भाई प्राकृतिक तो देख ही रहे हैं, आर्टिफिशियल में आप क्या देख सकते हैं, हर्बेरियम, एक्वेरियम, उत्तक संवर्धन और वन। क्या है इसमें से आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकार का या मानव निर्मित? ठीक है, आपको जो अगर कोई पारितंत्र बोले तो। अब कई बच्चों का जो ध्यान है वो भटक रहा होगा किन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, राइट, भटक रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हर्बेरियम में तो हम सिर्फ मरे हुए इन द सेंस हम सुखा देते हैं प्लांट को। हर्बेरियम पढ़ा है ना आपने 11th में, एक शीट होती है, उस शीट पे उस पौधे को चिपका देते हैं, यहाँ पे लेबलिंग करते हैं, है ना, उसका वर्गीकरण लिखते हैं, ऐसा कुछ होता है। वहां तो सिर्फ प्लांट ही प्लांट होते हैं, वहां पे कोई इकोसिस्टम नहीं होता। इकोसिस्टम में तो हम कहते हैं लिविंग थिंग्स रहती है, साथ में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, है ना, जल, हवा, ये सब कुछ, और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एनिमल, प्लांट, प्लस उनके बीच में साइकिल भी चलने चाहिए, है ना, पोषण चक्र हो या खाद्य श्रृंखला हो, ये भी चलनी चाहिए। हर्बेरियम तो खुद जो है मृत होता है ना, शीट पे मरे हुए। तो ये जो है हम बनाते हैं, लेकिन ये कोई इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम में तो जो मैंने आपको कहा वो सब कुछ होना चाहिए। ऐसा कौन सा है, तो वो है हमारे पास एक्वेरियम, है ना। घर के एक्वेरियम को एक बार आप छोड़ दो, लेकिन बड़े बड़े एक्वेरियम की बात करो, घर की भी बात करो, तो आप वहां पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हो, पत्थर वत्थर डालते हो, पानी डालते हो जो कि एबायोटिक है, टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं। कई वो मशीन्स आती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने की भी मशीन्स आती हैं, मछलियां रहती हैं, मछलियों के साथ कई लोग उसमें ये टॉर्टॉइस वगैरह भी रखते हैं। तो हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं, छोटा ही सही लेकिन बनाते हैं। और बड़े जो होते हैं एक्वेरियम वो तो आपने देखे ही हुए, वहां तो शार्क वगैरह भी रखी जाती है। तो भाई ये जो एक्वेरियम है वो क्या है, और मैंने बताया भी था जब मैंने ये दो पढ़ाए थे कि एक्वेरियम जो है वो क्या है, एक कृत्रिम प्रकार का इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है उल्टा पिरामिड पाया जाता है। जलीय तंत्र के जैव पिरामिड, जैव भार के पिरामिड। जैव भार पता है आपको, पिरामिड हमने 3 प्रकार के देखे थे, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, घास स्थल ऊर्जा का पिरामिड, घास स्थल का जैव भार का पिरामिड और जलीय तंत्र का संख्या का पिरामिड। ठीक है, तो आपको जो है इसमें से बताना है कि उल्टा किस में बनेगा। उल्टा कैसा, इस तरह का, और वो किस में, जैव भार में बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सब जगह एक संख्या भी है, तो उसके हिसाब से देख लें कि संख्या का कहीं उल्टा तो नहीं बन रहा। दो ये वाला जैव भार है, ये वाला जैव भार है और ये वाला ऊर्जा है। भाई ऊर्जा का तो खेल ही खत्म है,
ऊर्जा तो हम कहते हैं हमेशा सीधा होता है, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। बाकी 3 में से आप देख लो। तो अगर हम देखें, एक एक को देखते जाते हैं। अगर हम जलीय तंत्र का संख्या का पिरामिड देखें तो हमें पता है कि सबसे पहले जलीय तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं, तो हम कहते हैं उत्पादक जो है वो प्लांट होंगे या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, है ना, जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। तो उनकी संख्या बहुत सारी होती है, मिलियंस के आसपास होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की, क्योंकि ये संख्या का बोल रहा है, जैव भार का नहीं बोल रहा। उसके ऊपर अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले एनिमल्स की बात करें या एनिमल प्लैंक्टन्स की बात करें तो इनके कंपैरिजन में उनकी संख्या थोड़ी सी कम होगी। मान लो कोई मछली ही खा रही है तो भाई फाइटोप्लैंक्टन्स तो मिलियंस है, उसके कंपैरिजन में छोटी मछलियां बहुत कम होगी। उन छोटी मछलियों को खाने वाले कुछ एनिमल्स की बात करें तो वो और कम होंगे, और फिर ऐसे 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 कम होता जाएगा। तो पिरामिड हमेशा, ये जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, सीधा। तो ये ऑप्शन भी गलत, हमसे उल्टा पूछा है। घास स्थल का जैव भार मतलब कि वेट, है ना, अगर हम उसका केजी में वेट निकाले तो घास स्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बना दूं मैं, घास स्थल में हम बोलते हैं घास का अगर हम वेट करें, जितने भी प्लांट एक घास के मैदान में उग रहे हैं, घासें उग रही है या जो भी प्रोडक्ट है, पेड़ है, छोटे पौधे हैं, हर्ब्स है, अगर उनका हम वेट करें तो वो बहुत ज्यादा होगा, हेक्टर के आसपास, है ना, टन्स के आसपास होगा। उसके कंपैरिजन में उनको चरने वाले एनिमल की अगर हम बात करें तो एक घास के मैदान में कितनी बकरियां या कितनी गाय होंगी, भाई घास के कंपैरिजन में और वेट के हिसाब से अगर एक गाय का वेट 100 kg भी गिनते हो तो भी घास का वेट ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, तो वो कम होंगे। और उन गायों और हिरण या जो भी चर रहे हैं उनको खाने वाले मांसाहारियों की संख्या कितनी होगी, तो मांसाहारी में हम मान लो कि डॉग्स है या शेर है तो भाई वो तो कम ही होंगे और उसको खाने वाले और कम होंगे। तो भाई इस तरह से ये भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हमसे पूछा है उल्टा, बचा एक ही ऑप्शन और वो ही हमारा सही है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जलीय तंत्र के जैव भार का बनाना है। अगर हम जैव भार देखें, वही हमने जलीय तंत्र का संख्या का तो बताया ही अभी, ये वाला फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स जो है, एनिमल प्लैंक्टन्स, उनका मिलियंस जरूर संख्या है उनकी, लेकिन उनका वेट अगर हम निकालें तो बहुत कम होगा, है ना, वेट तो कम ही होगा। कितने हल्के फुल्के से होते हैं, तैरते रहते हैं, वो तो फ्लोट होते रहते हैं, बहुत ही छोटी साइज के हैं और संख्या भले विलियन हो, लेकिन अगर आप उसको एक फिश के वेट से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उनका वेट कम ही निकलेगा। उसके ऊपर उनको खाने वालों की अगर हम संख्या देखें छोटी फिशेस की तो उनका वेट ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा फाइटोप्लैंक्टन से। ये सब हम पढ़ चुके हैं वैसे क्लास में जब आपको ये पिरामिड बताए थे। उसके बाद अगर हम छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछली की बात करें तो 100 छोटी मछलियां भी मिलके एक बड़ी मछली के वेट के बराबर वेट नहीं ला सकती। इसका मतलब बड़ी मछली का वेट ऑब्वियसली छोटी मछलियों से ज्यादा ही होगा। और फिर अगर एक शार्क की बात कर ले हम तो सारे सब कुछ फेल है, और एक वेल या एक शार्क जिसका हम बोलते हैं कि वेल का वेट तो 30 हाथियों के बराबर होता है, तो कहां से लाओगे भाई इतना वेट, तो सबसे बड़ा ये होगा। तो ये उल्टा पिरामिड आपको कहां देखने को मिलेगा, जलीय तंत्र के जैव भार का पिरामिड। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना होगा इन चीजों में, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, चाहे आप नीट ले लो चाहे आप बोर्ड के एग्जाम से लो। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है पिरामिड वाले। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उत्पादक जैव भार उत्पादन की दर है जिसे अभिव्यक्त किया जाता है। किसमें अभिव्यक्त किया जाता है ये बताना है आपको। किलो कैलोरी मीटर इनवर्स ईयर में, ग्राम ईयर्स मीटर इनवर्स में, ग्राम ईयर्स, ये ईयर है, वाई आर मीन्स ईयर, साल, ठीक है। किलो कैलोरी मीटर इनवर्स ईयर -1 किस में व्यक्त करते हैं, तो ये हमने क्लास में देखा है कि अगर हम एक उत्पादन की पर ईयर कितना उत्पादन हो रहा है उसको अगर हम व्यक्त करना चाहे, एनसीईआरटी बुक में भी ये दे रखा है, तो वो है ग्राम -2, ये ग्राम में है, ये ईयर इनवर्स 1 और ये मीटर -1, ठीक है। इस वैल्यू में हम क्या करते हैं,
ये आपके पास वैल्यू है और इसके साथ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना है कि इनमें से आप किस किस में जो है इनको व्यक्त कर सकते हो। तो अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करें और देखें तो एनसीईआरटी ने एक यूनिट तो दी है, थोड़ी दूसरी वाली यूनिट आपको अभी जानने को मिलेगी क्योंकि एनसीईआरटी में वो यूनिट नहीं दी है, लेकिन लॉजिकली हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें दूसरी वाली यूनिट भी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में वैसे एक भी है, सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ और फर्स्ट थर्ड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये वाली यूनिट तो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये वाली ग्राम -2, ईयर -1 और मीटर, मीटर मीन्स एरिया से दिया हुआ है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है कि पर मीटर कितना है ये। और दूसरी अगर एक हम यूनिट देखना चाहें तो वो है, अगर ऊर्जा से लेना चाहें तो ऊर्जा को किस में हम मेजर करते हैं, तो हम किलो केल्विन में मेजर करते हैं या किलो जूल में मेजर करते हैं। तो किलो केल्विन वाली अगर हम कोई यूनिट देखें तो वो आएगी किलो केल्विन मीटर -2 ईयर -1, है ना। ये -1 -2 क्या है, थोड़ा सा आप पढ़ के आए भाई, ये ईयर नीचे है ना, ईयर नीचे है तो हम उसको ऊपर लिख रहे हैं तो इसलिए -1 लिख रहे हैं भाई। अगर मैं इसी को शो करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, किलो कैलोरी मीटर 2 इंटू ईयर 1, इसी को मैं ऊपर लेके आती हूँ तभी तो माइनस शो करते हैं ना, तो इस वजह से। तो सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये वह है। तो सी वाला जो आंसर है वो क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड और फोर्थ। ये ऊर्जा के उसमें है और ये वेट के उसमें है, ये भी क्वेश्चन कहीं आया हुआ ही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उत्पादक नहीं है, है ना, जो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो कौन है। स्पाइरोगायरा, एगेरिकस, वॉल्वॉक्स या नॉस्टॉक, कौन इसमें से उत्पादक नहीं है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। सारे प्लांट्स जो हैं, एल्गी जो है, वो सब किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन नहीं है इसमें, वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा सोचोगे और थोड़ा सा 11th की आपको वही याद होनी चाहिए चीजें। तो इसका सही आंसर क्या है, अब तक आपने दे दिया होगा इसका सही आंसर। अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, शैवाल है, ये भी एल्गी है, ये भी एल्गी है। वैसे तो ये एल्गी नहीं है, ये क्या है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं नॉस्टॉक्स। तो ये तीनों जो है, साइनोबैक्टीरिया आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये जो है सेल्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात भी करें। एगेरिकस क्या है, एगेरिकस अगर आपको याद है तो फंगस है एक, है ना। एगेरिकस जो है वो क्या होता है, फंगस होता है, सड़ी गली चीजों पे, मृतोपजीवी होता है ये। तो भाई उत्पादक तो कहीं से भी नहीं है, ये तो मरी हुई चीजों को खाता है। तो जो बी वाला जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई जीव अपने समुदाय प्राकृतिक परिवेश में कौन सा स्थान ग्रहण करता है, उसका आधार लिखिए। ये सीबीएसई में पूछा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन को उलझा के आपको देते हैं, आपको सब कुछ आता है लेकिन हम थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, उस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। कुछ नहीं पूछा है इसमें, पूछा है अपने समुदाय और प्राकृतिक परिवेश में कौन सा स्थान ग्रहण करता है। अगर आप हो किसी इकोसिस्टम में, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, अगर एनिमल में, तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो क्या है पारितंत्र में, उसकी क्या लेवल है उसका पारितंत्र में, या उसका क्या पहचान है पारितंत्र में। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी एनिमल को जब बांटते हैं तो आपने देखा एक तो उत्पादक होते हैं, उसके बाद हमारे कौन आते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स कौन है वो देखते हैं, उसके बाद हम उपभोक्ता देखते हैं, और उपभोक्ता के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से देखते हैं। ये सब क्या है, ये जो मैंने बोला उपपादक, उपभोक्ता, ये क्या है, ये पोषक स्तर है, पोषण का लेवल है ये, कि आप किस पोषण के स्तर से आते हो, आप उत्पादक हो या आप उपभोक्ता हो। इसी से हम इंट्रोड्यूस करते हैं पारितंत्र में। तो वही हमें लिखना है कि पोषण का स्रोत क्या है उसका, या पोषण का स्तर क्या है उसका। इससे आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी
जीव या समुदाय को उसके पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, यही आंसर है। पोषण का स्तर लिख दो, पोषण का स्रोत लिख दो, सेम चीज है। स्टैंडिंग क्रॉप की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है बोर्ड एग्जाम में, और मैंने ओरली बोल दी थी क्लास के अंदर, तो इसीलिए इसको ले भी लिया है, चाहे शायद ये पीछे क्वेश्चन भी है। स्टैंडिंग क्रॉप की परिभाषा दीजिए। क्या होती है स्टैंडिंग क्रॉप? कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो वहां पे उत्पादकों की जो मात्रा होती है या उत्पादकों की जो संख्या होती है एट अ टाइम, जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं उस इकोसिस्टम की, उस समय जो जीव है उनकी जो संख्या है, ठीक है, या लिविंग थिंग है उनकी जो संख्या है, चाहे वो प्लांट है, उत्पादक है, तो उत्पादकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। किसी पोषण स्तर में किसी निर्दिष्ट समय यानी कि जो आपको समय दिया हुआ है, जिस समय पे आप वो स्टडी कर रहे हो, उसका अध्ययन कर रहे हो, उपस्थित जीवित पदार्थ की मात्रा स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है ना। लिविंग थिंग, अभी जस्ट मैंने कहा कि लिविंग थिंग जो है उसकी जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैव भार या संख्या के रूप में मापा जाता है। ये इकाई भी आपको ध्यान रखनी है, प्रति इकाई क्षेत्र, कि इतने एरिया में कितनी लिविंग थिंग्स हैं, कितने उत्पादक हैं, कितने उपभोक्ता है, इसकी गणना हम जो करते हैं वो क्या कहलाती है? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, एक अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष जैव मंडल में कार्बन की कितनी मात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में ही बोल दिया था इसको कि इसको आप याद रखें, पूछा जा सकता है आपको किसी भी लेवल पे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बताया था होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण में जो है CO2 जो है, प्लांट या जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में CO2 को स्थिर करते हैं, उसका कोई कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं, तो यही होता है, स्थिरीकरण होता है। कितना होता है? तो हमने कार्बन चक्र में ये कैलकुलेशन देखी थी और वहां पे एक डिजिट आई थी कि इतना कार्बन पर ईयर जो है क्या हो जाता है, इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। कितना होता है? 4 × 10⁻13 किलोग्राम प्रति वर्ष। इसको ध्यान रखें, प्रति वर्ष कितना होता है। ठीक है, प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम के आसपास जो है कार्बन क्या कर लिया जाता है? स्थिरीकरण करके उसको ग्लूकोज या जो भी प्रोडक्ट बना रहा है प्लांट उसमें स्थिर कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है, पारितंत्र में समुदाय रचना के 2 विशिष्ट गुणों के नाम लिखो। आपको गुण बताने हैं कि कोई भी पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, तो उसके क्या गुण होंगे। सिंपल सा है, प्रजाति संगठन कैसा है उसका, पहली बात तो, कि जो भी स्पीशीज वहां पे मिल रही है वो किस प्रकार की है, उसका लेवल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, कैसी है, छोटे लेवल की है। जैसे कि अगर पेड़ों की बात कर ले हम, है ना, तो पौधों की बात कर ले तो हम कहेंगे कि एक तो होते हैं हर्ब्स, बहुत छोटे होते हैं, फिर आते हैं श्रब्स और उसके ऊपर आते हैं पेड़ आपके। तो ये क्या हो गया उनका प्रजाति संगठन, किस प्रकार की प्रजातियां वहां पे मिल रही है। स्तरीकरण कैसा है वहां पे, स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है, ये भी हमने देखा था कि कौन से लेवल पे कौन से प्रकार का प्लांट मिल रहा है आपको, ये उनका स्तरीकरण हो गया। जैसे कि वही ट्रीज में ही ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि लोअर लेवल पे तो हमें घासें मिल रही है, उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे जाते हैं तो कुछ हर्ब और श्रब्स, उसके ऊपर और जाएंगे तो बीच के कुछ ऐसे मिडिल एज के जो ट्रीज की लेंथ होती है वो मिल जाती है, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट लेंथ पे जैसे कि अशोका है ना, बरगद है, ये बहुत लंबे लंबे, केला है, उसके बाद आपके खजूर आ गया, उसकी बहुत और हाई लेंथ होती है। तो स्तरीकरण करते हैं। और दूसरी बात है पोषी संरचना, कि ट्रॉपिकल उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसमें उत्पादक कितने हैं, उसमें उपभोक्ता कितने हैं, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता कितने हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कितने हैं, ये सारी बात जो आ जाएगी। तो ये विशिष्ट गुण होते हैं जिनके बेस पे हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं या कम्युनिटी को, संरचना को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 दिए हैं, आपको 2 लिखने थे, एक एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, कभी कोई चीज आपको याद नहीं रहे तो एक एक्स्ट्रा लेके हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे और बाकी जो कुछ क्वेश्चन है वो उसी टाइप के जो मैंने कहा कभी पूछे नहीं जाते हैं वो क्वेश्चन, वो आपको ऐसे पूछा है आप अपने आस पड़ोस में जाके अध्ययन करो, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछता है। आपको पूरा के पूरा ये चैप्टर लर्न करना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अंदर भी, जो मैं क्लास में बताती आई हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो ऊर्जा का जो पिरामिड है,
पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से फेवरेट बना हुआ है इस चैप्टर का। ठीक है, उसमें से कुछ पूछ लेते हैं, कुछ शॉर्ट टाइप में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, क्लास में बताती रहती हूँ मैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो उस चीज को आप ध्यान रखें। एक खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सारे टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आज का हमारा जो चैप्टर है और लेक्चर है वो दोनों ही खत्म होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा इस सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर होगा, और वो भी छोटा ही है और इकोसिस्टम और इसी से रिलेटेड ही है, तो ज़्यादा आपको लोड नहीं रहेगा। पीछे के 4-5 चैप्टर तो आप ऐसे, मैं आपको कह रही हूँ कि कर लो कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, क्योंकि आगे वाले चैप्टर बहुत लेंदी है, उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार।